नमस्कार मित्रों, आज एक विद्यार्थी के द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर के रूप में मेरा व्याख्यान का विषय है। व्याख्यान का विषय है स्वस्थ मनुष्य का व्याख्या सूत्र। आयुर्वेद में जो स्वस्थ मनुष्य का व्याख्या सूत्र बताया गया है उसको WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्विट्जरलैंड के द्वारा सबसे उत्तम प्रमाणित किया गया है। तो हम देखते हैं सूत्र संहिता में कि वो सूत्र क्या है और उसको प्रयत्न करते हैं समझने के लिए। तो सूत्र है सुश्रुत संहिता, सूत्र स्थान अध्याय 15वां और श्लोक नंबर है 41वां। सम दोषः क्षमा अग्निश्य समधातु मलक्रियः प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इत्यभिधीयते। अब यहाँ श्लोक के प्रथम पाद में प्रथम शब्द समदोषः। अब समदोष अवस्था कैसे संभव है? अष्टांग हृदय सूत्र स्थान का अध्याय 1 के अंदर वाग्भट जी कहते हैं कि वयो अहोरात्रो भुक्तानां ते अंत मध्य आदिगः क्रमात्, अर्थात वही अहोरात्रि अर्थात दिवस और रात्रि एवं आहार ग्रहण के आदि मध्य और अंत में क्रमशः कफ, पित्त और वायु की वृद्धि होती है। दूसरा, हम ये भी जानते हैं कि ऋतुओं के अनुसार दोषों के अंदर संचय, प्रकोप, प्रेशर होता ही रहता है सम्यक रूप से। तो ये दोष समावस्था कैसे रहेगी? अब दूसरा प्रश्न ये होता है कि समाग्नि भी कैसे संभव है? हमारा आहार, हमारा विहार, हमारा आचार से ये अग्नि भी वृद्धि से होते ही रहती है। तीसरा प्रश्न है समधातु भी कैसे संभव है? तो ये भी आहार, विहार और हमारे आचार के रूप ये बदलता ही रहता है, यानी वृद्धि से होता ही रहता है। चौथा प्रश्न सम प्रमाण मल। अब ये भी कैसे संभव है? आपने आहार लिया ज्यादा तो उसके हिसाब से मल का भी वृद्धि होना तय है। वैसे ही विहार आपका जैसा होगा, विहार में जैसे भी आपकी क्रिया होगी उसके हिसाब से आपका जो मल है यानी पुरुष, श्वेत और मूत्र में वृद्धि से होना तय है। और आचार के हिसाब से भी ये उसकी मनोप्रभाव से शरीर पर भी इफेक्ट पड़ता ही है और उसके साथ ये मलों का भी वृद्धि से होता ही रहता है। तो कैसे साबित होता है कि शरीर में समदोष धातु मल या समाग्नि है? तो ये हम सोच सकते हैं कि क्या शरीर में ये संभव ही नहीं है? सम अग्नि, सम दोष, सम धातु, सम मल संभव ही नहीं है, यानी स्वस्थ का सूत्र हो ही नहीं सकता। कोई मनुष्य स्वस्थ है ही नहीं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ सुश्रुत संहिता में इसको आचार्य डलहर जी ने बहुत ही अच्छे स्वरूप में समझाया है। तो हम उसको जानते हैं कि वह सूत्र में वाग्भट जी कहते हैं कि प्राकृत रूप में रहे हुए दोष, धातु, मल, अग्नि अपना प्राकृत स्वरूप से क्रिया करते हैं तो ये सम्यक रूप से सम अवस्था में रहकर यह सम रूप सम्यक सम क्रिया करते हैं। उसको भी सम किया जा सकता है, सम कह सकते हैं। उसको हम एक ग्राफ के रूप में समझने का प्रयत्न करते हैं। हमने स्कूल लाइफ में ग्राफ का स्टडी बहुत अच्छे से किया है। मैं आपको एक ग्राफ का क्या है कि स्वरूप प्रस्तुत करता हूं। तो हम जैसे पहले हमने जो इस तरह से अभ्यास किया है तो हमको सभी को पता है ग्राफ किस तरह से होता है, एक्स एक्सेल, वाई एक्सेल। हमने यहाँ पे एक्स एक्सेल को दोष प्रमाण दिया है, वाई एक्सेल को नाम दोष क्रिया दिया है। अब यहाँ पे जो अलग अलग लाइन बताई गई है वो वायु, पित्त और कफ की है।
अब यहाँ से हम उदाहरण के तौर पर समझने का प्रयत्न करते हैं कि ये जो है स्वरूप ये वायु का है। अब वायु का जो y एक्सल पर प्रमाण है वो समावस्था में दिख रहा है, परंतु क्रिया के अंदर वो अपनी सीमा में वृद्धि क्षय भी होता ही रहता है। वयो अहोरात्रि भुक्ता अन्न, इसके स्वभाव से ये कर्व दिखता है और वायु अपने हिसाब से वृद्धि क्षय होता रहता है। तो इसे कहेंगे ये समक्रिय, सम प्रमाण में रहते हुए समक्रिया करता हुआ वायु। तो ये भी ये स्वस्थ के अंदर सम प्रमाण के साथ समक्रिय स्वरूप वायु। तो ये वायु के ही उदाहरण के साथ हम पित्त को भी समझ सकते हैं, कफ को भी समझ सकते हैं। तो ये ग्राफ के साथ हमने समदोष का समप्रमाण और समक्रिया समझ लिया। तो इससे भी हम सम धातु का भी समप्रमाण समक्रिया समझ सकते हैं। इससे हम अग्नि का भी और मल का भी समप्रमाण क्रिया समझ सकते हैं। अब हम समझेंगे कि ये जो सम धातु, मल, क्रिया और अग्नि का जो बताया गया है ये सूत्र के अंदर, वो अध्याय का नाम भी आप समझे तो अध्याय का नाम भी ऐसे ही दिया गया है, दोष धातु मल क्षय वृद्धि। अर्थात दोष धातु मल का क्या है कि वृद्धि क्षय होना स्वाभाविक है, परंतु वो प्राकृत रूप में रहते हुए प्राकृत क्रिया करते हैं, अपनी सीमा में वो वृद्धि क्षय होते हैं, तो उसे भी श्रम कहा जाएगा। इसी अध्याय का एक सूत्र है, दोष धातु मलम मूलम ही शरीरम, अर्थात दोष धातु मल ये शरीर का मूल है। अब ये दोष धातु मल किसके आधार पर कार्य करते हैं, तो हमें स्वाभाविक रूप से पता है कि वो अग्नि के आधार पर कार्य करते हैं। अब सम्यक अग्नि रहेगी तो अग्नि प्रमाण से और क्रिया से सम्यक रूप से कार्य करेगी, तो दोष धातु मल भी सम्यक प्रमाण से सम्यक क्रिया करेंगे और समावस्था में रहेंगे। पर यहाँ पे और सबसे बड़ा प्रश्न उत्पन्न होता है कि हम कैसे जाने कि ये सम अग्नि है और सम अग्नि के साथ दोष धातु मल भी समावस्था में शरीर के अंदर है। तो इसका संदर्भ जानने के लिए हम चरक संहिता के अंदर जाते हैं। चरक संहिता विमान स्थान के अंदर 8वें अध्याय में हम देखते हैं, तो विमान स्थान 8वें अध्याय के अंदर चरक संहिता में बताया गया है धातु साम्य। अब धातु साम्य के जो लक्षण है उससे हमें पता चलता है कि शरीर के अंदर सम अवस्था में धातुएं कार्य कर रही है और वह मनुष्य स्वस्थ कहा जा सकता है। तो कार्य धातु साम्य, धातु साम्य और धातु साम्य ही आयुर्वेद के तंत्र का प्रयोजन है। जो भी आयुर्वेद को जीवन विज्ञान या चिकित्सा विज्ञान में जो भी हम कर्म करें वो उसका एक ही उद्देश्य, एक ही ध्येय, एक ही प्रयोजन है, धातु साम्य। अब धातु साम्य का क्या वर्णन दिया है चरक विमान स्थान में, तो उसका दिया गया है तस्य लक्षणम विकारो उपशमः परीक्षा तत्वस्य रुगुपशमनम स्वर्वण योगः शरीरोपचयः बलवृद्धि अभ्यविवार अभिलाषः रुचिर आहार काले अभ्यवहत च आहारस्य काले सम्यक जरणं निद्रा लाभो यथा कालम वैकाराणां च स्वप्नानां दर्शनम सुखेन च प्रतिबोधनम वात मूत्र पुरुष रेतसानां मुक्ति सर्वकारेर मनोर्बुद्धीन्द्रियाणां च अव्याप्तिर् इति। अर्थात ये जो धातु साम्य के लक्षण शरीर के अंदर मिलते हैं तो हमें समझना चाहिए कि शरीर के अंदर धातुएं समरूप है, सम क्रिया स्वरूप है। अब ये तो हो गई धातुओं की बात। अब फिर से प्रश्न उठता है, तो सम दोष का क्या, सम अग्नि का क्या, सम धातु और सम मल का क्या। तो अब इसको कैसे समझेंगे ये धातुओं का उसका। तो जब धातु साम्य होता है, धातु साम्य के लक्षण मिलते हैं तो ये तभी मिल सकते हैं तो सम्यक अग्नि सम प्रकार के सम क्रिया से कार्य करेगी तो उसे समदोष होगा, उसे समदोष सम क्रिया स्वरूप होगा और उसे ही सम मल क्रिया स्वरूप होगा और रसमल विवेक सम्यक रूप से होगा।
तो धातु साम्य से ही हमें समझ लेना चाहिए कि उसके शरीर के अंदर, मनुष्य के शरीर के अंदर समदोष अवस्था भी है, सम मल अवस्था भी है, सम अग्नि अवस्था भी है, और उसके साथ समधातु अवस्था तो है ही। तो हमने ये जो स्वस्थ मनुष्य का जो सूत्र है उसका प्रथम और द्वितीय पाद यानी समदोष समाग्निश्य समधातु मलक्रिय समझ लिया। अब दूसरे सूत्र के पास जाते हैं, प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इत्यभिधीयते। उसके पहले मैं आपको एक दूसरा बात करना चाहूंगा कि काश्यप संहिता में महर्षि काश्यप कहते हैं शरीर इंद्रिय आत्मा सत्व समुदाय पुरुषम आचक्षते, और चरक संहिता सूत्र स्थान में चरक जी भी कहते हैं शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा संयोगो धारी जीवितम। अब क्या चार चीजें हैं, शरीर, इंद्रिय, आत्मा और सत्व, सत्व अर्थात मन। अब शरीर पुरुष के अंदर संयोग रूप से शरीर, मन, आत्मा और इंद्रिय एक दूसरे के साथ परस्पर कार्य करते हैं, और पुरुष के संयोग, पुरुष के आधार पर पुरुष और आयुष्य दोनों के आधार पर ये चारों एक दूसरे के साथ और पुरुष से जुड़ते हुए ये कार्य करते हैं। अब शरीर के अंदर दोष, धातु, मल, अग्नि ये सम्यक रूप से होंगे तो यहाँ पे आत्मा भी प्रसन्न होगी, यहाँ पे मन भी प्रसन्न होगा, यहाँ पे इंद्रिय भी प्रसन्न होगी। तो ये एक हो गया ये प्रसन्न होने का कार्य। पर उसके आगे भी ये प्रसन्न आत्म इंद्रिय मन कैसे हम जान सकते हैं लक्षण के रूप में, जैसे हम धातु साम्य तो जान लिया, तो उसके लिए भी हम चरक के एक संदर्भ के लिए जाते हैं। चरक में, चरक चिकित्सा स्थान में रसायन अधिकार में आचार रसायन का बहुत ही अच्छे से वर्णन किया है। आचार रसायन के जितने भी लक्षण मिलते हैं जो मनुष्य में, तो उसे हम कह सकते हैं कि वो प्रसन्न आत्मे इंद्रिय मन है। जो सत्यवादिनम अक्रोधनम जो लक्षण बताए गए हैं चरक संहिता चिकित्सा सार में, आचार रसायन में, तो उससे हम प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन समझ सकते हैं। अब दूसरा थोड़ा उदाहरण के तौर पे समझना चाहिए कि जो ये प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन है उसको सुख के साथ संकलित करते हैं, यानी सुख है मनुष्य के जीवन में तो प्रसन्न है, ऐसा कहा जा सकता है। तो थोड़ा मैं एग्जांपल देता हूँ। एक मनुष्य है जो 100 करोड़ रुपए का बंगला है उसका, और वहां पे बहुत दुखी होकर रहता है, और एक मनुष्य है एक छोटी सी झोपड़ी में बहुत अच्छे से आनंद पूर्वक रहता है, सुखी है। तो अब ये प्रसन्नता सुख के साथ क्या है कि फिट नहीं बैठती है, वो क्या है कि सापेक्ष हो जाती है। यहाँ पे मनुष्य के मन की सहन शक्ति के हिसाब से सुख और दुख सापेक्ष हो जाते हैं। तो हम प्रसन्नता को सुख दुख के साथ नहीं कंपेयर कर सकते हैं, नहीं संकलन कर सकते। तो हम किसे का संकलन कर सकते हैं, ये आचार रसायन के जो लक्षण है उसे के साथ हम संकलन कर सकते हैं। पर उसके साथ दूसरा भी एक एग्जाम्पल आपको दिया जाऊंगा कि वो जो परिस्थिति है वो समय हमारी आत्मा, इंद्रिय और मन एकदम से प्रसन्न होता है, और ये अनुभव शायद सभी ने किया ही होगा। एक उदाहरण, एक पूरे दिन का भूखा हुआ भिक्षुक है, पूरे दिन से भूखा एकदम थका हुआ, कहाँ से उसको खाना भी नहीं मिला है, वो आपके सामने आता है और आपने उसको बिठा के अच्छे से पूरा भरपेट खाना खिलाया। खाना खाने के बाद उसके आभा मंडल ऊपर जो भाव उत्पन्न होता है, और वो भाव देखकर अपनी आत्मा, अपनी इंद्रिय, अपनी मन की जो अवस्था उत्पन्न होती है, हमारे आत्मा के अंदर शांति, हमारे इंद्रियों के अंदर तृप्ति पूर्वक की संतोषमयी भावना, हमारे मन का सात्विक आनंदमयी भाव, यही ये तीनों की प्रसन्नता है। तो हमारे जीवन का जो भी कार्य इस भाव रूप हमारे शरीर में परिस्थिति उत्पन्न करे उसको हम प्रसन्नता कह सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मैंने दोष, समधातु, मल और अग्नि की बात की प्रथम पाद के अंदर, और द्वितीय पाद के अंदर
क्या है कि मैंने मन, इंद्रिय और आत्मा की प्रसन्नता की बात की, और इससे हम समझ सकते हैं कि ये प्रमाण के साथ क्रिया और कैसे आत्मा, इंद्रिय, मन प्रसन्न रहते हैं उसके बारे में पूरी बात की। और इसका ये सर्व तर्क और युक्ति करने का पीछे का एक ही उद्देश्य था, मेरे विद्यार्थी को उत्तर देना, और यह मैंने साहस किया है। संभव ये भी हो सकता है कि मेरे विचार में आप मुझे अस्वीकार भी कर सकते हैं और स्वीकार भी कर सकते हैं, आपको योग्य लगे तो वो आपके आधार पर है। परंतु मैंने मेरे तर्क और युक्ति के आधार पर ये प्रयत्न किया है, और अंत में आप सभी का आभार मानता हूँ। शास्त्र सह तर्क साधना नाम आभार।